ये भूल जाएगी। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए। मैं आपके 80% बात से एग्री करता हूँ, 20% से डिसएग्री करता हूँ। पहली बात से मैं मुकम्मल तौर पर एग्री करता हूँ, मुझे इसका पता है। तो वो ये है कि फॉर द मेजॉरिटी ऑफ बलूच यूथ शायद ये बातें रेलेवेंट होगी, और इससे भी मैं एग्री करता हूँ कि शायद पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल नो रिटर्न तक बात जा चुकी है। अगर किसी का ये ओपिनियन होगा, आई विल रिस्पेक्ट इट। जहां पे मेरी डिसएग्रीमेंट है, और ये मेरी अक्सर नेशनलिस्ट से डिसएग्रीमेंट है। नेशनलिस्ट जो है, जिस इंस्टीट्यूशनल लेंस को मैं ठीक समझता हूं, थियोरेटिकल लेंस को, वो प्राइमोर्डियलिस्ट्स है। उनको लगता है कि जो एथनिसिटी या इनकी मोबिलाइजेशन है ये बस बायोलॉजिकल है, अगर आपकी ज़बान डिफरेंट है तो ऑटोमेटिकली ऐसा होगा। मैं नहीं समझता ऐसा। तो ये जो ख्याल है कि अगर वो इस फेडरल फ्रेमवर्क से हट के जहन बना चुके हैं, तो पहले तो मैं समझता हूँ कि ये भी प्रोडक्ट है इसी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का, क्योंकि इसने 70 साल में कोई इंटीग्रेशन दी नहीं। ये कोई इनहेरेंट नहीं था, और बलोच नेशनलिस्ट इसको बड़ा रोमांटिसाइज करता है। आई डोंट एग्री विद दैट असेसमेंट। ऐसा नहीं था कि 47 में भी यही इंटेंसिटी थी, आज भी है। नहीं, ये इंटेंसिटी बढ़ी है, नॉट बिकॉज के बलोच जो है वो कोई पैदाइशी तौर पर बहुत कौम परस्त है, नहीं। It's because over the years, the gap between Baloch and other citizens of Pakistan vis-a-vis the state वो बड़ा है, वो गैप। तो जिसकी वजह से बलोच की एथनिसिटी ज़्यादा पोलिटिसाइज्ड है। और मैं ये बात भी बिल्कुल समझता हूँ कि ऑल्दो के फॉर अ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, और इसीलिए मैं हर जगह कहता हूँ कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फेडरल स्ट्रक्चर में किए बगैर बलोच का मसला हल होने वाला नहीं है, और फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, गॉड नोस। लेकिन यह भी मैं जरूर, अगर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो, आई वोंट बी सरप्राइज कि अगले 20-25 साल बलोच का मसला हल हो जाएगा। तो वो जो फेडरल उससे हट के जो सोच रहे हैं, बिल्कुल मैं समझता हूं ये कोई स्टेटिक चीज नहीं है कि ये हमेशा यही रहेगी। इट्स ऑल अबाउट योर स्टेक इन द पावर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। यस, आर्गुमेंट ये है, ये कोई कह सकता है, एंड बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी, इट्स प्रोबेबली अ बिट टू लेट फॉर द बलोच, लेकिन यू नेवर नो, ये तो काउंटर फैक्चुअल्स है। सो पहली बात से मैं मुकम्मल एग्री करता हूं कि इट इज प्रोबेबली अ बिट टू लेट, लेकिन यू नेवर नो, हमें क्या पता। तारीख, समाज, सियासत बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज होती है, हम तो तजिए दे सकते हैं, लेकिन ये मैं नहीं मानता कि ये स्टेटिक चीज़ है। ये जो लोग कहते हैं कि हम बलोच ऐसे, हम पश्तून ऐसे, नहीं। आज 1973 में जब नैप बिजंजो साहब, नवाब मरी साहब, वली खान साहब 1975 में जब वो हैदराबाद साजिश केस में ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ तक जेल में रहे, मुझे लगता है अगर उस वक्त कोई किसी को कहता कि एक वक्त ऐसे भी आएगा कि पेशावर वैली के पश्तून जो है वो एक पाकिस्तान की अल्ट्रा नेशनलिस्ट प्रोटो फाशिस्ट राइट विंग पार्टी के सबसे बड़े सपोर्टर होंगे, तो शायद वली खान या किसी को ये बुरी लगती है बात कि ये क्या बात कर रहे हैं आप, ये कैसे हो सकता है। हो गया, होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी, और ये मेरी और नेशनलिस्ट की पोजीशन में फ़र्क है, क्योंकि मैं समझता हूँ नेशनलिस्ट प्लेस टू मच एम्फेसिस ऑन कल्चरल मार्कर्स, जबकि मेरे नज़दीक कल्चरल मार्कर्स भी उनकी रेलेवेंस कम या ज़्यादा होती है इन रिस्पॉन्स टू योर इंटीग्रेशन इन द पावर स्ट्रक्चर। जितना पावर स्ट्रक्चर में आप इंटीग्रेट हो जाते हैं, ये इरेलेवेंट होते जाते हैं। सो मैं उतना एम्फेसिस प्लेस नहीं करता। तो इसलिए वो जो थियोक्रेटिक स्टेट है उसका भी यही जवाब है कि वो ठीक है, लेकिन वो बलोच केस में भी, पाकिस्तान के फेडरल केस में, उसको इंक्लूसिव फेडरलिज्म के जुमरे में हम लाते हैं। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद वो भी काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो गया है। वो क्यों? 73 में भी सूबों को अपनी मादरी ज़बानों में तालीम का हक दिया गया, बलोचिस्तान उन चंद उसमें से था जिन्होंने नहीं किया। 2010 के बाद भी आपको इख्तियार दिया गया है। डॉक्टर मालिक के दौर में हमने एक मादरी ज़बानों वाला एक एक्ट इंट्रोड्यूस करा है, पश्तूनख्वा और नेशनल पार्टी ने किया। आज तक उस पर ज़ीरो अमल दरामद। किधर है कोई कौम परस्तों के? ना मुझे प्रोटेस्ट नज़र आए हैं, न कुछ नज़र आया। आपको तो मादरी ज़बान में पढ़ाना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। एक एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे आपने मादरी ज़बानों को इंट्रोड्यूस किया, वो आज तक नहीं पढ़ाया जा रहा।
मैंने तो एक प्रोटेस्ट नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि सूबाई लेवल पे वो पश्तो में कहते हैं चखुला पाखुर के दा, वो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली इंटीग्रेटेड है भाई, काम चल रहा है। तो ये, और मैं अक्सर समझता हूँ दिस इज़ वेयर नेशनलिस्ट मिसरीड करते हैं। ये आइडेंटिटी और इनकी मार्कर्स, ये मार्कर्स इंपॉर्टेंट है, कल्चरल मार्कर्स, वो ज़बान की शक्ल में, वो ड्रेस की शक्ल में, लेकिन इनकी रेलेवेंस स्टेटिक नहीं होती है। आज जो है कल शायद ये ना हो, ये चेंज होती है। मेरे हिसाब से चेंज कैसे होती है? इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन इन द पावर एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। आज आप देखें विद इन पश्तून्स, पेशावर वैली में कल्चरल मार्कर्स की रेलेवेंस कम है, फाटा में है, बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट में है। आप बलोचों को उठा लें, क्यों आपके ये बातें जो है वो डीजी खान के बलोच क्यों उनको पे, क्यों? वो भी तो बलोच है, एथनिक बलोच है, कोई 2 नंबर बलोच तो नहीं है। रेशियली दे आर बलोच। तो अगर एथनिक मार्कर्स या कल्चरल मार्कर्स इन एंड देमसेल्व्स पर से इंपॉर्टेंट होते तो क्यों डीजी खान राजनपुर के बलोच जो है वो आपके किसी कौमी तहरीक का साथ नहीं दे रहे हैं? दे आर एज मच पार्ट ऑफ Pakistan's politics and integrated as any Punjabi politician. तो ये इम्पॉर्टेंट है, मेरी ये राय। बट एज आई सेड आई एग्री विद यू 80% कि बिल्कुल बलूचिस्तान में ये है। लेकिन चूँकि जो रियलिटी है वो ये भी है कि मुस्तकबिल करीब में आई डोंट सी द बलूच विनिंग दिस वॉर। सो एज अ रिजल्ट अगर रियासत अपनी कोर्स करेक्शन कर ले, देयर इज़ ऑलवेज मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ कि आपको फेडरल स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर चेंज करना होगा, बलूचिस्तान को स्पेशल स्टेटस देना होगा। सेनेट एक है और इसकी माइक्रो डिटेल्स है कि आप आर्मी में, सिविल स्ट्रक्चर्स में इस तरह के आपको अफर्मेटिव एक्शंस करके तब जाके आप रोक सकते हैं। अदरवाइज बाय एंड लार्ज मैं एग्री करता हूँ। जी अच्छा, माशाल्लाह। सर, जिस तरह मैंने समझा आपने एक पर्सपेक्टिव दिया, न सिर्फ नेशनलिस्ट है बल्कि प्रो पाकिस्तान, आपने एक नाम यूज़ किया, अल्ट्रा पाकिस्तान को पता नहीं क्या यूज़ किया, इसके दरमियान आप एक पर्सपेक्टिव दे रहे हो। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि बांग्लादेश इसके बनने से पहले हम जो नेशनलिस्ट हैं और जो दीगर जो रोशन ख्याल लोग हैं, हम कहते थे कि बांग्लादेश को चौकुब देना चाहिए एज पर देयर पॉपुलेशन, क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट दी मेजॉरिटी। तो फिर इसके बाद फिर जब बांग्लादेश बन गया, हमारा वास्ता पंजाबियों के साथ बोला क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आज फिर हमने शिकायतें करना शुरू किया कि नहीं, ये पॉपुलेशन वाइज नहीं होना चाहिए, बल्कि ये इक्वली, जैसे आपने 3 तजावीज़ दिए कि सेनेट को ऑथराइज करना चाहिए, छोटे छोटे सूबे बनाने चाहिए। और मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि 18वीं तरमीम हम बड़े वो करते हैं कि बड़ा वो तरमीम हुआ, ये पाकिस्तान इससे नहीं चाहते, रिजर्वेशन को बोला ठीक है। इसके बाद वो जो हमें हिस्सा मिल गया, हमने वो किधर खर्च किया, वो कहाँ हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने? आपका नाम? शाहिद खान। शायद ने दोनों बड़े अच्छे सवालात किए कि जी 71 से पहले जो है हम मेजॉरिटेरियन उसूलों पे के हक में थे, लिबरल और रोशन ख्याल, और पोस्ट 1971 हम उसी मेजॉरिटेरियन उसूलों पे तनकीद कर रहे हैं। देखिए, ये दोनों एक्सट्रीम्स थे। प्री 1971 जो था, माइनॉरिटी मेजॉरिटी पे रूल कर रही थी। मतलब ये कोई अजीब इत्तेफाक था कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी पे रूल कर रही थी, और ये भी शायद तारीख का पहला अजूबा था जिसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी से भाग गई, कान पकड़ के भाग गई कि हमें छोड़ दो। यानी बंगालीज वर इन मेजॉरिटी छोड़ के भाग गई कि भाई हमें छोड़ दो। यूजुअली तो माइनॉरिटी भागता है। तो वो वन एक्सट्रीम था। दूसरा एक्सट्रीम अब ये है कि आपने कि करंट सिस्टम जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ वो इन दोनों में से कोई भी नहीं है। वो है कि आप या तो माइनॉरिटी की टिरनी की बजाय या मेजॉरिटी की टिरनी की बजाय आप एक ऐसा सिस्टम लाए, और दुनिया भरी पड़ी है इस सिस्टम से, कि जिसमें मेजॉरिटी का जो फेयर ड्यू स्टेक है इक़्तिदार में वो इंटैक्ट हो, लेकिन साथ माइनॉरिटी को आप इतना उठा दें कि वो डिस्पेंसेबल ना रहे इस सिस्टम में। डिस्पेंसेबल से क्या मुराद? जिस तरह मैंने आपको कहा, फाटा या बलूचिस्तान या बलोच इन पर्टिकुलर,
बलोच, अगर मैं सेंट्रल लेवल पे सियासतदान हूँ, किसी कौम से अगर मैं नहीं डरता, वो मैं बलोच से नहीं डरता। क्यों? वो मेरा बाल तक भीगा नहीं कर सकते। क्या करेंगे? 5-6 सीटें भाई ना दे दो। सो सिस्टम तब चलता है जब आप हर कौम को सिस्टम में इतना स्टेक दे कि वो लोगों को पीनलाइज कर सके। यानी अगर हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, इसको इक़्तिदार में लाने में, रोकने में हमारा भी किरदार हो सकता है। तो इतना किरदार आपने सिर्फ देना है। सो इट वॉन्ट बी अ टिरनी ऑफ द माइनॉरिटी। ये मेजॉरिटी की जो टिरनी है उसको सिर्फ कम करेगी और हर एक को इतना स्पेस देगी। और इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, अमेरिका एक फेडरेशन है। अमेरिका की जितनी रियासतें हैं, आप ज़रा आज ज़रूर देखिए, गूगल करें, मेन, MAINE, अमेरिका की एक रियासत है मेन क्वेटा शहर से छोटा है, आबादी 10 लाख है मेरे ख्याल से। ये रियासत है एक। कैलिफोर्निया जो एक स्टैंड अलोन मुल्क बन सकता है, कैलिफोर्निया इतना बड़ा रियासत है, हमारे पंजाब जितना। लेकिन अमरीकी सियासी निज़ाम में मेन का वजन 10 लाख के इस शहर का उतना ही वजन है जितना कैलिफोर्निया का है। दैट्स हाउ आप स्टेक देते हैं लोगों को। आज आपका मुल्क इतना एक्सक्लूडेड है फ्रॉम अ बलोच पर्सपेक्टिव। खुदा न खास्ता अगर आज लेट्स से पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए, डिफॉल्ट हो जाए, द ओनली एथनिक ग्रुप दैट हैज नथिंग टू लूज इज द बलोच। ये तो लेवल है आपके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का। आज खुदा न खास्ता मुआशी हालात बहुत ख़राब हो जाए, कोलैप्स कर जाए, पंजाबी इंडस्ट्रियलिस्ट रोएगा, उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर इंडस्ट्रियलिस्ट रोएगा, पश्तून ट्रांसपोर्टर, ताजर, लेबरर, होटल, रेडी वाला, इनफॉर्मल लेबर ये रोएगा, सिंधी, इन सब का स्टेक है इस मुल्क की मईशत में। एक बलोच है जिसका इतना स्टेक नहीं है, उसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो परेशान कौन बात है। यानी इतना एक्सक्लूडेड है आपका इकोनॉमिक सिस्टम इस मुल्क का कि अगर उसको खुदा न खास्ता वो आग लग जाए, एक ग्रुप है, सबको फ़र्क पड़ना है, एक को फ़र्क नहीं पड़ना। तो जो व्हाट आई एम प्रपोजिंग इज़ अ सिस्टम जिसमें आप इतनी एक्सट्रीम एक्सक्लूजन को ख़त्म करें और उनको आप नंबर्स में ना तोलें, उनको एक डिस्टिंक्ट ग्रुप ट्रीट करके आप इतना स्टेक दे दे कि जहाँ पे उनके कोर मफादात को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे तो वो कम तादाद में होने के बावजूद भी उसको रोक सके। वो कैसे होगा? आपको एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म की तरफ जाना होगा, आपको सेनेट रिफॉर्म्स लाने होंगे, वो नहीं कबूल माइनॉरिटी वीटो लें, माइनॉरिटी वीटो के साथ साथ आपको स्टेट इंस्टीट्यूशंस में अफर्मेटिव एक्शन करना पड़ेगा, जुडिशरी में, मिलिट्री में, और आखिर में तो मुझे लगता है एक वक्त ऐसा भी आएगा अगर ये फेडरलिज्म के साथ जमहूरियत या जो मिलिट्री लेड अथॉरिटेरियनिज्म यही रहती है, तो फिर मेरे ख्याल से छोटे सूबों को किसी पॉइंट पे ये डिमांड भी रखना चाहिए कि भाई फ़ौज में अब पैरिटी होनी चाहिए, रिगार्डलेस किसी की क्या आबादी है, हर सूबे से बराबर शेयर हो फ़ौज में। दैट्स द ओनली वे कि फिर ये मुल्क जो है एक वफाकी उसके तौर पे चल सकता है। बट आपके दोनों बड़े अच्छे सवालात हैं। लास्ट क्वेश्चन अगर कोई करना चाहे, लास्ट क्वेश्चन। जी प्लीज़। ये जमील सॉरी आपका पूरा ये जमील जी, कहाँ से आप? क्वेटा से। अच्छा, ये सवाल से एक आपका प्रोग्राम था डॉन चैनल पे, उससे रिलेटेड है। जब एक इंसिडेंस हुआ था, वो खातून एक अटैक हुआ था कराची में चाइनीज़ के ऊपर, उसके बाद प्रोग्राम टेक टीवी पे है द करोड़ साहब के साथ, तो वहाँ पे आपने क्वेश्चन ये था कि बलूचिस्तान के मसले का हल क्या है और ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे ये बता रहे थे कि यहाँ पर जो बुनियादी मसला बलूचिस्तान का है वो सियासी है। वो इस तरह है कि जो एक्चुअल जो ओरिजिनल वो सियासतदान है, जो पोलिटिशियंस हैं, उसको पीछे रखा जा रहा है, जो आर्टिफिशियल्स है उनको आगे लाया जा रहा है, और घंटों के अंदर पार्टियाँ बना रही है और वो रोलिंग कर रही हो पार्टियाँ। लेकिन सर हम ये भी तो देख सकते हैं कि अगर हम ये देखें, क्या कभी ऐसा मौका नहीं मिला जो एक्चुअल पोलिटिशियंस हैं, बलोचों में ख़ासकर मैंगल साहब हैं या बाकी और जो हैं, उनको मौका मिला है रोलिंग का। उसके बाद अगर आप देखें, पंजगूर के बाद एक एरिया है ग्वारगो, फिर ग्वारगो से फिर बुलेदा क्रॉस है, फिर बालगीतर है, फिर तरबत है। ये जो पट्टी है ग्वारगो से लेकर के जो पट्टी है
ये तुर्बत तक, अगर आप यहाँ देखें तो वहाँ पे जाकर के आपको अफसोस होगा कि वहाँ के लोग आज भी 700 साल पहले जो ज़िंदगी है गारों की, पहाड़ों की, वो उसी में रह रहे हैं। अब ये समझ मैंने किया हुआ है मेंगल साहब से भी कि ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर बिल्कुल उनको ये मौका नहीं दिया गया कि जो बुनियादी हकूक़ इंसानी है, रहने का, सहने का, पीने का, कि उनको इतने भी रिसोर्स नहीं दिए गए कि उन्हें जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उन्हें मैसर हो। और ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, फिर वो जगह ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को उनके बदले को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है फंड की सूरत में, हर एक चीज़ की सूरत में, फिर वो अपनी मफादात को हासिल करने के लिए उनका इस्तेसाल कर रहे हैं, उनका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन्हीं जो उनके अपने लोग हैं। फिर आपको इस लड़ाई के अंदर सबसे ज़्यादा जिनकी एंटीसिटी है इस लड़ाई में वो ही बेल्ट है, जो तक क्रॉस है, बल्गितर है, फिर तुर्बत तक। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि इनको कोई ऐसा मौका नहीं मिला गया जो एक्चुअल पॉलिटिशियंस हैं कि वो इनके कुछ ना कुछ हालात को बदल सके। मैं समझ गया आपका सवाल। दूसरी बात सर ये, फिर जी को हम समझते हैं कि ये पॉलिटिशियंस हैं, वो भी फिर आते हैं उस पार्टी को वोट करते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी पानामा के बाद वो पीटीआई की सूरत में जब वो रूलिंग में आती है, तो यही पार्टी जो है वो फिर अपनी वोट उन्हीं पार्टी को देते हैं। तो सर ये जो आप बता रहे थे कि चूँकि इनको मौका नहीं दिया जा रहा है या इनको मौका नहीं दिया गया है, इसके बाद मसले हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, मुझे समझ आ गया है, लेकिन पता नहीं बाकियों को समझ आया है कि नहीं। आज मैंने इस हवाले से बात नहीं की चूँकि मौजू फेडरलिज़म था, तो बलूचिस्तान में पिछले 8-7 साल से मैं ये लिखता और कहता रहा हूँ कि यहाँ पे बुनियादी मसला मसनूई सियासी क़यादत का है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नतीजे में पूरी एक मसनूई क़यादत का नस्ल तैयार किया गया है। तो ये मैं 7-8 साल से ये रोना रो रहा हूँ। मुझे आपकी बात से मैं समझ गया हूँ, अब उसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए पहले तो ये फैक्चुअली इसको हमें ठीक करना होगा, कोई मेंगल साहब ने रूल नहीं किया है। 1970 में बलूचिस्तान सूबा बना है, 1970 से लेके 2023 तक कितने 53 साल बनते हैं। 53 साल में 9 महीने सरदार साहब के वालिद साहब सरदार अताउल्लाह ने हुकूमत की है, ठीक। नवाब बुगटी के 1990 वाले नवाब बुगटी को भी अगर हम बलोच कौम परस्तों में शामिल करें, 2 साल उन्होंने किए। 16 महीने सरदार अख्तरजान ने किए हैं, ज़रा ऐड करें कितने हो गए, 2 साल 16 और 9 25, 4 साल हो गए। 2.5 साल डॉक्टर मालिक ने किए, 6.5 साल बन जाते हैं, ठीक। अब ज़रा इस तस्वीर को सोचें। तो पहले तो मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, फैक्चुअली ठीक बात करना इम्पॉर्टेंट है। 53 सालों में से 6.5 साल वो भी टुकड़ों में जिन कौम परस्तों की आप बात करें उन्होंने हुकूमत की है। 6.5 साल आउट ऑफ 53 परसेंटेज टर्म्स में ज़रा निकाले क्या बनता है। अब तो फिर बाकी किसने हुकूमत की है? बाकी सारे ये तकरीबन 10-12%, 90% टाइम्स तो आपके या रियासत के फेवरेट, कभी काफ में, कभी लाम में, कभी नून में, कभी पीपल्स पार्टी में, कभी इसमें, इन्होंने हुकूमत की है। एंड एवरी वन ऑफ देम इज इन अ लाई ऑफ द स्टेट। नस्ल दर नस्ल हुकूमतें की हैं, लेकिन ये कौन है इसका जवाब आप मुझसे और हबीब करीम से नहीं ले सकते। इसका जवाब ये जो 90% टाइम जिन्होंने हुकूमत की है, ये तब भी आज भी रियासत के पेरोल पर थे। मैं नाम लेने में नहीं जाऊंगा चूंकि ऑनलाइन है, लेकिन जो बलूचिस्तान को जानता है, हम सब जानते हैं किसकी मैं बातें कर रहा हूँ। तो 6.5 साल, तो अब 6.5 साल को वो भी टुकड़ों में तकसीम करके आप उनसे कंपेयर कर रहे हैं जो सदाबहार माशाल्लाह से हुकूमतों में होते हैं, कभी हिज़्ब इख्तिलाफ की कुर्सी देखी नहीं है। तो पहले ये बात मैं नहीं समझता हूँ, दोनों को बराबर मोरद इल्ज़ाम ठहराना ये मुनासिब बात नहीं है। अब आते हैं, हम बाकियों की तरफ भी आते हैं। एट द एंड ऑफ द डे बाकी रियासत के साथ अलाइज है नहीं है तो हमारे लोग, ठीक।
तो जो इश्यूज़ का आपने वो कि वो बिल्कुल ठीक है। समझना अब क्या है, हमने देखे समझना ये है, कभी भी दुनिया में ऐसा नहीं होता। ये फिर मोरालिटी पे फोकस बात है कि जी लोग करप्ट होंगे, हर जगह आपको मिलेंगे, रिसोर्स जाएगा, अपने अपने एलीट कैप्चर होगा, जेबों में डालेंगे। उसका हल क्या होता है? देखिए सियासी निज़ाम में 2-3 हल होते हैं, बाकी ये वक्त के साथ आता है। एक सॉफ्टवेयर नहीं है कि आपने अपडेट कर दिया अगले दिन ये सारे ठीक हो जाएंगे। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में उसके हल क्या है या उसकी ड्राइवर्स क्या है? पहला है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। आप जमहूरियत क्या होती है? जमहूरियत आपको ये नहीं कहती कि मैं बेहतरीन लोग आपको लेके आऊँगा। जमहूरियत आपको ये कहती है कि अवामी नुमाइंदों, अवामी ख्वाहिशात की तर्जुमानी करते हुए आपको लोग मिलेंगे, एक। दूसरा, जमहूरियत का जो सबसे बड़ा फीचर है वो है इंक्रीमेंटल चेंज, कंपटीशन के थ्रू, कि भाई आप आएंगे, आप आएंगे, आप आएंगे, लोग ट्राई करेंगे, ट्रायल एंड एरर है, ग्रेजुअली लोग सीखेंगे और बेहतर नुमाइंदे सामने आते जाएंगे। तो पहले तो 70 साल में आपने बलूचिस्तान में इस बुनियादी उसूल को आज तक होने नहीं दिया है। आप तो सेलेक्ट करते हैं, इसको गिराएं उसको उठाएं, इसको गिराएं उसको उठाएं। तो जब ये होगा वहाँ पे कौन सी अकाउंटेबिलिटी, कौन करेगा अकाउंटेबिलिटी? और जो लोग करते हैं उनके काम हो भी रहे। जिन पावर सेंटर्स जो इनको सेलेक्ट करते हैं उनके एक मफाद पे तो ये ज़रा कंप्रोमाइज़ करके दिखाएं। तो ये बात आपने ठीक की है, लेकिन उसकी तशखीस ये है कि भाई जब तक एक अवाम का किसी को इक़्तिदार में लाने और हटाने का इख्तियार नहीं देंगे आप, ये सारी गपशप है भाई, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल ये लूट मार और करप्शन का बाजार गर्म है बलूचिस्तान में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसकी वजूहात ये है, 70 साल से मसनई लोगों के थ्रू चला रहे, चला है, आप करके दिखाए रियासत को, इससे कुछ नहीं मिलेगा। और 1.5 साल की हुकूमतों से 70 सालों के हिसाब ले रहे हैं, वो नहीं हो सकता। वो भी आएंगे, गलतियां करेंगे, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैंने एक फैक्चुअल बात की। हाँ, होगा क्या, उनको हीरो भी रियासत ने बनाया है। 1.5 साल हुकूमत करते हैं, आप डर जाते हैं, फिर इंजीनियरिंग पहले आते हैं और उनको हाई मॉरल ग्राउंड दे देते हैं। हाई मॉरल ग्राउंड रियासती सियासी इंजीनियरिंग ने दिया है भाई। आप ऑर्गेनिक प्रोसेस के थ्रू, अगर कोई करप्ट है, किसी ने नहीं किया, इसका फैसला किसने करना है? अवाम ने। एज लॉन्ग एज ये प्रिंसिपल आप इंश्योर करें कंसिस्टेंसी के साथ, यही अवाम खुद जो है फिल्टर करेंगी, आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन ये कलिमा तौबा है, ये पहला स्टेप है। हम बदकिस्मती से अभी तक ये पहला स्टेप ही ठीक नहीं कर पाए। एज ए रिज़ल्ट आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बलूचिस्तान डेवलपमेंट की सेंस में एक ब्लैक बॉक्स है, एक कुआं है, उसमें फेंकते जाओ फेंकते जाओ, वो इलीट की जेबों में जा रहा है, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। सर एक सवाल है, ये तो अब उम्र की इजाज़त है, चले एक इसको करने दे, फिर बेचारे का चल। सर मेरा नाम अहमद शाह है और मेरा ताल्लुक सर साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी से। सर 2018 में पहला क्वेश्चन तो सर मेरा यही है कि क्या ये स्टेट की पॉलिसी हो सकती है कि जितनी भी महफिल में मजलों में हम उनको सुप्रेस रखा करें, इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव ना बन जाए, जिसके रिप्रेजेंट वाला कोई फॉरवर्ड फ्रंट लाइन पे ना आ जाए। इसी तरह सर हमको मर्ज किया केपी में सर 17 में तो सर हम ये समझ गए कि शायद हम FCR से निकल कर पाकिस्तान के आइन में दाखिल हो गए, 73 के आइन में दाखिल हो गए सर। तो 73 के आइन में उसके बदले में हमें ये मिला कि सेनेट में सर हमारे फाटा के 6 रिप्रेजेंटेटिव थे, सर उनको ख़त्म कर दिया गया। और इसी तरह सर जो दूसरी बात है कि नेशनल असम्बली में फाटा की जो सीटें थी सर तकरीबन 10-12 के करीब थी, और उसको डिक्रीज़ करके सर 6 पर महदूद कर दिया गया। और दूसरा बात सर ये है कि पिछली दफ़ा 2-3 दिन पहले नॉर्थ वज़ीरिस्तान में सर यहाँ पर एक मिनरल्स की एक फैक्ट्री लगी हुई है, और यहीं पे सर जो एंकर पर्सन जाते हैं ना सर, वो सारे जो वहाँ पे लोकल एंकर पर्सन जो है ना सर, उनको उस जगह पर विज़िट जाने के लिए उसको मना किया जाता है। और यही पंजाब से सर उसकी स्पेशल टीम जाती है और वो उसका मुआयना करती है।
तो क्या सर, और तीसरी बात सर मेरी यही है कि जो क्या हमारे फाटा के जो लोग हैं वो IDPs हो चुके हैं सर। हमारी 90% पॉपुलेशन जो है फाटा की सर वो माइग्रेट हुई है पाकिस्तान की दूसरी इलाकों में। और अभी सर जिनकी ये सोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशंस होती है वफाकी तरफ से वो आबादी के तनासब पे होती है। तो क्या सर ये स्टेट की पॉलिसी हो सकती है कि जिस टाइम पर जहाँ पर इनकी आबादी कम हो वहाँ पर उनकी मरदमशुमारी करे और उनकी वजह से सुप्रेस रखे? मुझे अगर आपकी बात सही समझ आई, देखिए आपने मसाइल का जिक्र किया है, ये सारे जनवन मसले हैं। जहाँ तक फाटा के स्टेटस की बात है, देखें फाटा के पास 2 ऑप्शन थे, बेसिकली 3 ऑप्शन कि फाटा जिस तरह था उस तरह रखा जाए, फाटा को KP में मर्ज किया जाए, या फाटा को अलग सूबा बनाया जाए। अगर मेरी असेसमेंट ये है कि आइडियल ऑप्शन तो ये होता कि फाटा को फुल फ्लेज्ड अलग सूबा बनाया जाता, लेकिन वो नहीं बन सकता था, वो पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इस मुल्क में नए सूबों के हवाले से हसासियत है और उस पर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं था। तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन थे, या KP में मर्जर या जो पुराना स्टेटस था। तो मैं ऑन एनी डे बिल्कुल आंखें बंद करके KP वाले मर्जर के ऑप्शन को प्रेफर करूंगा। वो इसलिए कि वो जो फाटा का स्टेटस था वो कोई महज़ब जदीद दौर के किसी दुनिया के साथ मुताबिकत नहीं रखता था। तो आइडियल ऑप्शन के ना होते हुए अगर इन दोनों में से चूज़ करना है, मेरे ख्याल से मर्जर बहुत अच्छा फैसला था। अब सवाल ये है कि मर्जर के अंदर क्या फाटा के जो हकूक़ है उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए। फिर वो आएगा रूल्स ऑफ द गेम। वो रूल्स ऑफ द गेम ये है कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द प्रोविंस, जॉब डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द प्रोविंस, इसमें अफर्मेटिव एक्शन किया जाए, कोटा मुतय्यन किया जाए, लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाया जाए, ADP के लेवल पे फाटा का शेयर मुतय्यन किया जाए, रीजनल कोटा मुतय्यन हो, तो ये मसले हल हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये कोई इतने बड़े मसले हैं, इनका हल मौजूद है। मुझे नहीं पता अभी अपडेटेड KP की गवर्नमेंट की उसका मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन उसका हल है और मुझे लगता है उस वक्त के जो हालात है उसमें मर्जर का अच्छा फैसला था। सर जो हमारे सियासी नुमाइंदगान है सर उनको डिक्रीज़ किया गया है सर बहुत ज़्यादा। सेनेट में हमारे 6 सीटें होती थी फाटा की सर, अब उनको ख़त्म कर दिया गया। नहीं तो वो कोई बात नहीं, अब आप सूबे की उसमें आ गए ना, लेकिन उसका आपका एज अ सूबा जो वज़न है वो बढ़ गया है। मतलब KP बड़ा इम्पोर्टेंट सूबा बन गया है। खान खक्कर साहब का बहुत ही शुक्रिया, जिन्होंने इतने बड़े डेंस और लेंथी टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समराइज किया और कंक्लूड किया। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी अब्दुल्ला खान का बहुत ही मशकूर हैं कि वो आए और हमारे स्टडी सर्कल में शिरकत की। और इसके अलावा हम अभी इसका बाकायदा इख्तिताम हो चुका है इनफॉरल मजलिस। आप सबका भी बहुत शुक्रिया, और मैं ये ज़रूर हाईलाइट करूँगा कि आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। ये बड़ी मुश्किल बात होती है और आप में से अक्सर सियासत के भी तालिब इल्म नहीं है, लॉ या डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हैं, तो लेकिन आपके सवालों से मुझे अक्सर लोगों के सवालों से ये समझ आई कि एक तो आप माशाल्लाह से पहले ही पढ़े लिखे लोग हैं और आपको बातें समझ आई है, तो आपने इतने अच्छे सवालात पूछे हैं। तो आपकी प्रेजेंस और आपकी पेशेंस के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।